हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक स्मार्ट। जब मैंने अपना पहला वीडियो डाला था तो उसमें निफ्टी 50 का जिक्र किया था और ये भी बोला था कि अगर आपको निफ्टी 50 के बारे में मालूम नहीं है और जानना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में निफ्टी 50 कमेंट कर देना। जिसके बाद मैंने देखा कि हमारे व्यूअर्स ने निफ्टी 50 लिखकर कमेंट सेक्शन को भर दिया था। तो आज आप लोगों के भारी डिमांड पे मैंने सोचा कि क्यों ना आज निफ्टी 50 पे ही एक स्पेशल वीडियो डेडिकेट कर दिया जाए। तो जी हाँ दोस्तों, आज आपका भाई निफ्टी 50 पे ही नहीं बल्कि सेंसेक्स पे भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो को लेकर आ गया है। मेरा यकीन मानो, अगर आप पूरा वीडियो देख लिए अंत तक तो आपको निफ्टी 50 और सेंसेक्स से रिलेटेड जानकारी के लिए और किसी वीडियो की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जब भी हम कुछ अटपटा सा नाम सुनते हैं तो हमें जिज्ञासा होता है कि इसका मतलब क्या होता होगा। जैसे कि अभी आपके मन में निफ्टी 50 और सेंसेक्स को लेकर हो रहा होगा। तो चलिए सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जी हाँ दोस्तों, निफ्टी 50 का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50 और सेंसेक्स का फुल फॉर्म सेंसिटिविटी इंडेक्स। अभी भी कुछ पल्ले नहीं पड़ा ना, तो चलिए थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 50 में जो पहला एफ आता है उसको एन से रिप्लेस कर दिया गया है, जहां एन का फुल फॉर्म होता है एनएसी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और इस प्रकार से 50 निफ्टी से रिप्लेस हो जाता है। एक्चुअली इसको समझने से पहले हमें एनएसी और बीएसई को समझना पड़ेगा। तो एनएसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो वहीं बीएसई का फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएसी और बीएसई दोनों एक्सचेंज है। एक्सचेंज का मतलब ऐसा समझ लो कि कोई दुकान है जहां शेयरों की खरीद बिक्री होती है। बीएसई एनएसी से पुराना एक्सचेंज है। बीएसई पर 5000 से अधिक कंपनीज लिस्टेड है, तो वहीं एनएसी पर 1600 से अधिक। तो चलिए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स होता क्या है। एक्चुअली निफ्टी 50 एक इंडेक्स है जिसमें हमारे देश की 50 सबसे बड़ी कंपनीज लिस्टेड होती है, तो वहीं सेंसेक्स में देश की 30 सबसे बड़ी कंपनीज लिस्टेड होती है। और निफ्टी 50 की खूबसूरती यही है कि इसमें लगभग हर सेक्टर की कंपनी प्रेजेंट होती है और इस इंडेक्स की मूवमेंट से हम मार्केट की तेज़ी या मंदी का अनुमान लगाते हैं। जब यह इंडेक्स ऊपर जाता है तो इसे हम तेज़ी मानते हैं और अगर यह इंडेक्स नीचे जाता है तो हम मंदी मानते हैं। अब आपके मन में यही सवाल आ रहा होगा कि भाई ये क्या ऊपर नीचे तेज़ी मंदी लगा रखे हो, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इसको ज़रा और सही से समझा सकते हो क्या? ऐसा ही कुछ सवाल आ रहा है ना आपके मन में? तो फिर टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब मैं भी मार्केट में एंट्री किया था तो मुझे भी मार्केट से रिलेटेड टर्म्स समझ में नहीं आता था। खैर, इसको मैं आपको और सिंप्लीफाई वे में समझाता हूँ। जब आप सब्ज़ी खरीदने सब्ज़ी मंडी जाते हो तो क्या वहाँ पर आपको हर दिन एक ही दाम पे सब्ज़ी मिलता है? तो आपका आंसर होगा बिल्कुल नहीं। किसी दिन महंगा तो किसी दिन सस्ता खरीदना पड़ता है। हाँ जी दोस्तों, आपने बिल्कुल सही बोला कि किसी दिन महंगा तो किसी दिन सस्ता खरीदना पड़ता है। अब हमें यही पर फोकस करने की ज़रूरत है जो हमारे निफ्टी 50 की चाल को समझने में मदद करेगा। अब बताओ दोस्तों, जिस दिन हमें सब्ज़ी सस्ता में मिल जाए उस दिन हम क्या बोलते हैं?
हम यही बोलते हैं ना कि आज तो मज़ा आ गया, क्योंकि आज सब्ज़ी मंडी का रेट गिरा हुआ था। और ठीक जब हमें सब्ज़ी महंगा लेना पड़ जाए तो हम यही बोलते हैं ना कि आज सब्ज़ी मंडी का रेट बढ़ा हुआ था। अब हम उस सब्ज़ी को अपने मार्केट से रिप्लेस कर देते हैं, यानी कि अपना स्टॉक मार्केट, जिसे शेयर मार्केट या इक्विटी मार्केट भी कहते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपने मार्केट की बहुत सारी इंडाइसेस होते हैं, जैसे कि निफ्टी 50, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी फार्मा, निफ्टी ऑटो और भी बहुत सारे होते हैं। तो चलिए अब हम निफ्टी 50 पे फोकस करते हैं। अब मुझे यह बताओ कि जब हम सब्ज़ी मंडी जाते हैं तो क्या वहाँ पर एक ही प्रकार की सब्ज़ी होती है? तो आपका आंसर होगा नहीं भाई, वहाँ पर तो हर प्रकार की सब्ज़ी होती है। जी हाँ दोस्तों, ठीक उसी प्रकार अपनी निफ्टी 50 भी हमारे देश की 50 सबसे बड़ी कंपनीज़ से तो बनती है, बट वो कंपनी हर एक सेक्टर से होती है। जैसे कि कुछ कंपनी आईटी से होंगे, तो कुछ बैंकिंग से, तो कुछ एनर्जी से, तो कुछ ऑटो से और भी दूसरे सेक्टर से होते हैं। और जिस प्रकार सब्ज़ी मंडी में सब्ज़ी का रेट ऊपर जाने से हम उसे महंगा मानते हैं और नीचे जाने से सस्ता, ठीक उसी प्रकार जब निफ्टी 50 ऊपर जाता है तो उसे हम तेज़ी मानते हैं, और जब निफ्टी 50 नीचे जाता है तो उसे हम मंदी मानते हैं। आई होप कि अभी तक जितना समझाया हूँ उतना आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम निफ्टी 50 को थोड़े से गहराई से समझने की प्रयास करते हैं। अब हम निफ्टी 50 में किस सेक्टर की कितनी परसेंटेज कंट्रीब्यूशन होती है उसे समझते हैं। तो हाँ जी दोस्तों, निफ्टी 50 में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करने वाला सेक्टर फाइनेंशियल सर्विसेज है, जो कि 37.68% कंट्रीब्यूट करता है। तो उसके बाद आईटी है जो कि 12.90% कंट्रीब्यूट करता है। उसके बाद ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स है जो कि 11.67% कंट्रीब्यूट करता है। उसके बाद और भी सारे सेक्टर है जिसको एक एक करके आप देख सकते हो एनएससी की साइट्स पे जाकर। तो चलिए दोस्तों, अभी तक तो हमने सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन देखा, बट अगर हमसे कोई पूछ ले कि निफ्टी 50 में स्टॉक वाइज सबसे ज़्यादा कौन कंट्रीब्यूट करता है, यानी कि कौन सा ऐसा स्टॉक है जो कि निफ्टी 50 में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सेक्टर वाइज तो फाइनेंशियल सर्विसेज सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, तो हो ना हो इसी सेक्टर से कोई स्टॉक भी होगा। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, और उस स्टॉक का नाम है HDFC बैंक लिमिटेड, जिसका कंट्रीब्यूशन निफ्टी 50 में 14.10% है। उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज़ आता है जिसका कंट्रीब्यूशन 9.87% है। तो उसके बाद ICICI बैंक लिमिटेड है जिसका कंट्रीब्यूशन 7.99% है। उसके बाद इन्फोसिस, ITC, TCS, लार्सन एंड टर्बो, ETC है, जिसको आप NSE की साइट्स पे जा कर के देख सकते हो। बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ समय पहले तक जो स्टॉक निफ्टी 50 में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता था वो किसी फाइनेंशियल सर्विसेज से बिलोंग नहीं करता था, बल्कि वो ऑयल एंड गैस से बिलोंग करता था, और उसका नाम था रिलायंस इंडस्ट्रीज़। वैसे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ बहुत सारे सेक्टर में फैला हुआ है, बट इसका मेन बिजनेस कहीं ना कहीं ऑयल एंड गैस ही है। बट HDFC लिमिटेड का मर्जर HDFC बैंक के साथ जब हुआ, तब से HDFC बैंक सबसे ज़्यादा निफ्टी 50 में कंट्रीब्यूट करने लगा। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपको सभी कुछ समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी 50 में एंट्री पाने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है किसी स्टॉक्स का। तो पहला अगर पॉइंट देखा जाए तो वो है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन
इम्पैक्ट कॉस्ट यानी कि लिक्विडिटी और ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। दूसरी नंबर पॉइंट ये है कि मार्केट में कंपनी की लिस्टिंग की हिस्ट्री 6 महीने पहले की होनी चाहिए। तीसरी पॉइंट यह है कंपनी F&O में ट्रेड करनी चाहिए। और चौथी, अगर कोई कंपनी IPO के थ्रू आती है मार्केट में तो वो 3 महीने बाद ही लिस्ट हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, यही कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है किसी स्टॉक्स की निफ्टी 50 में एंट्री करने की। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या कोई कंपनी निफ्टी 50 में लिस्ट होने के बाद फिर उससे बाहर भी हो सकती है? तो जी हाँ दोस्तों, ऐसा होता है और इसे इंडेक्स रीबैलेंसिंग कहते हैं। इंडेक्स रीबैलेंसिंग साल में 2 बार होता है, जो कि 31 जनवरी और 31 जुलाई को होता है। और इस दौरान कौन सा स्टॉक अंदर आ रहा है और कौन सा बाहर जा रहा है, यह 1 महीने पहले इन्फॉर्म कर दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम नज़र डालते हैं सेंसेक्स और निफ्टी 50 की हिस्ट्री पे। अगर बात की जाए सेंसेक्स की तो इसका बेस ईयर 1978-79 था और इस दौरान इसका बेस वैल्यू 100 था। और अगर आज सेंसेक्स का बेस वैल्यू देखें तो एक्चुअली 65,000 के आसपास चल रहा है। और अगर बात की जाए निफ्टी 50 की तो इसका बेस ईयर था 1995-96 और उस दौरान इसका बेस वैल्यू 1000 था। और आज अगर निफ्टी 50 का बेस वैल्यू देखा जाए तो ये 20,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं? हाँ जी दोस्तों, आप बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हो, बट डायरेक्टली इंडेक्स में नहीं कर सकते हो, बल्कि इनडायरेक्टली इंडेक्स के ETF में कर सकते हो। और मेरा यकीन मानो, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए ETF से बेस्ट ऑप्शन और कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि शॉर्ट टाइम में मार्केट ऊपर नीचे हो सकता है बट लॉन्ग टाइम में मार्केट को ऊपर ही जाना है। और अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो ETF खुद व खुद ऊपर चला जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको निफ्टी 50 और सेंसेक्स से रिलेटेड हर एक कन्फ्यूज़न को सॉल्व कर पाया होगा। अगर फिर भी कोई सवाल मन में रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब दे पाऊँ। अभी तक अगर आप मेरे साथ इस चैनल पर बने हुए हो तो दिल से धन्यवाद।